नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण दुबे। और अगले 1 घंटे हम दोनों मिलकर आपके तमाम सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेंगे, बाजार पर आपको अहम रणनीति बताएंगे और उसके साथ ही कुछ बड़ी और अहम खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे, अहम रिसर्च भी आपके लिए लेकर आएंगे। कई सारे सेगमेंट होंगे जहां पर कमाई के मौके बनते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए, इन सब के बीच में आपको बता दें यो स्टॉक में आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या कॉल करके अपना सवाल पहुंचाना है। याद रखिए, जब भी अपना सवाल पूछिए तो अपना और अपने शहर का नाम स्पष्ट लिखिए, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है, कितने भाव पे लिया है, ये सब कुछ बताने के बाद नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। उससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी होगी आपको बेहतर तरीके से राय देने में। यही तरीका आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर भी अपना सकते हैं, लेकिन शो के दरमियान कॉल करने से बचिए। शो से पहले कॉल करके अपना सवाल नोट कराइए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको सीधा संपर्क करेंगे और आपके सवालों को शामिल करेंगे। कई दर्शकों की शिकायत होती है कि उनके सवाल हम नहीं ले पाते। देखिए, समय की बाध्यता होती है और कई सारे ऐसे स्टॉक आप पूछते हैं जो हमारे या फिर हमारे गेस्ट के कवरेज क्षेत्र में नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन कोशिश हमारी यही होती है ज्यादा से ज्यादा सवालों को चर्चा में शामिल करना। चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान से विनोद मोदी चर्चा में जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग, अपना समय देने के लिए। बाजार देखिए, इस वक्त 25,100 के पास लाल निशान में निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देखिए 56,400 के पास कारोबार होता हुआ। और इसके साथ ही बाजार आज जो है ना वो उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता हुआ। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो वहां पर भी देखिए जो है वो गिरावट गहराती हुई। स्मॉल कैप में भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि दबाव बनता हुआ। हालांकि इन सब के बीच में मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि 1208 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि डिक्लाइन का पलड़ा भारी है। 1365 शेयर ऐसे हैं मार्केट ब्रेथ में जो कि आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो एशियन पेंट्स 2% से ज्यादा की तेजी। निफ्टी का टॉप गेनर यहां पर एशियन पेंट्स नजर आता हुआ। ओएनजीसी में लगभग 2% की तेजी है। बजाज फिनसर्व लगभग 2% चढ़ा हुआ है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और अपोलो में 1.25 से 1.5% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लेकर आ पाए तो इटर्नल देखिए लगभग 1.25% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर। इन्फोसिस में भी 1.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स, एमएनएम, एचयूएल में 1 से 1.5% तक की गिरावट हमें यहां पर नजर आ रही है। इन सब के बीच में बहुत सारी अहम खबरें आपको हमने बताई। आप देख रहे हैं कि क्रूड में जो है उबाल है, उसका प्रेशर साफ तौर पे ओएमसीज में नजर आ रहा है। और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो खबर आई उसका इंपैक्ट हमने देखा पेटीएम पर भी नजर आया है। इसके अलावा फार्मा शेयरों में आज खरीदारी लगातार दूसरे दिन जारी है। विनोद जी, बाजार पर सबसे पहले राय दीजिए, यहां से बाजार कैसा लग रहा है? थोड़ा नम, थोड़ा गर्म इस वक्त माहौल बाजार का। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग वरुण। अगर बाजार की बात करें तो डायरेक्शनली में अभी भी मुझे लगता है बाजार काफी बेहतर लग रहा है। मुझे लगता है हम जस्ट 1000 पॉइंट अभी पीछे हैं ऑल टाइम हाई बनाने से, और मैं सरप्राइज नहीं हुआ अगर मॉनसून अच्छा गया राइट तो बहुत जल्दी हम लोग ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। आई थिंक वो वेरी मच उस ऑन द कार्ड है। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो मुझे लगता है जिस हिसाब से ओवरऑल डेवलपमेंट्स हुए हैं राइट, आरबीआई का जिस पॉलिसी काफी फ्रेंडली रहा है, तो मुझे लगता है बीएफएसआई साइड में अभी भी अपॉर्चुनिटी है जहां पे इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए। इन एडिशन टू दैट, क्योंकि मानसून अच्छा रहा है तो मुझे मानसून रिलेटेड कुछ स्टॉक्स या सीमेंट हो गए या टू व्हीलर स्पेस में या ट्रैक्टर वाली कंपनी, वहां पे इन्वेस्टर्स को मौके मिलेंगे। आई थिंक वहां पे फोकस करनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि वो अगर मैं देखूं गवर्नमेंट के बैलेंसेज या इंफ्रा, जिस हिसाब से मार्च में और अप्रैल में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी और गवर्नमेंट कैपेक्स में इंप्रूवमेंट आई है, उसके हिसाब से मुझे लगता है इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक वहां भी फोकस करने चाहिए। रियल एस्टेट में कंटिन्यूअसली मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमें लगता है मार्केट में डायरेक्शनली निवेशक को पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और हर आई थिंक करेक्शन में मुझे लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते रहें। चलिए, तो ये राय आती हुई मार्केट्स पे और खासकर निफ्टी पे। लेकिन चलिए अब एक काम करते हैं, जरा बैंक निफ्टी पे भी राय ले लेते हैं। सर, बैंक निफ्टी पे आपके क्या राय है? यहाँ कोई लेवल्स है क्या इंटरेस्टिंग जो नजर आ रहे हैं?
पर जो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली जैसे लग रहा है कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी ऑलरेडी माने ऑल टाइम हाई बना चुका है। ऊपर से थोड़ा बहुत रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, बट यस, मुझे बैंक निफ्टी में भी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो जो बड़े-बड़े वेटेज वाले बैंक है, चाहे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, स्ट्रक्चरली यहाँ से काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सीआरआर कट का तोहफा दिया गया, वो कहीं न कहीं जो इनिशियल जो निम में जो कॉन्ट्रैक्शन था, वो कहीं न कहीं वो सेट ऑफ करता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सब बैंक में आप ठीक-ठाक, मुझे लगता है आने वाले दिनों में रैली दिखने को मिलेगी, और जिसका सीधा असर निफ्टी बैंक में दिख रहा है। तो मुझे लगता है निफ्टी बैंक में भी मैं स्ट्रक्चरली काफ़ी पॉजिटिव हूँ। ठीक है, तो ये राय आती हुई बैंक निफ्टी पे भी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और पहला सवाल तो प्रशांत आपसे है। क्या? कहाँ थे कल? आपको लोगों ने बहुत मिस किया। यूट्यूब पे लगातार सवाल आ रहे थे कि प्रशांत कहाँ गायब है। वो बुलंद आवाज जो है, जो रोज हम सुनते हैं, वो आज ईटी नाउ स्वदेश पे मिसिंग है। और हमने सुना है कि आप तो मूवी देखने निकल गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अफवाहें हैं, ऐसा बुधवार को तो आमतौर पे मैं मूवी नहीं देखूंगा। यानी कि शुक्रवार को अगर आप कभी गायब हो तो मूवी देखने गए हो, सही बात है? नहीं, कुछ बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े थे, उन्हें निपटाना था। ओके, चलिए ये ठीक बुलंद है। आवाज को ठीक रखने के लिए थोड़ी सी सेहत भी दुरुस्त रखनी रहती है। चलिए ठीक है, भगवान करे आपकी सेहत हमेशा दुरुस्त रहे, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो आपको ऐसे मिस ना करें, आप छुट्टी ना ले। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं, और हमारे पहले दर्शक जो है वो है जयसुख, और ये है गुजरात से। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जयसुख सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्यों खबर पड़े? गुड मॉर्निंग सर, आई थिंक सर आपका टीवी भी शुरू है, तो आप उसको म्यूट कीजिएगा। हाँ, अब बोलिए सर। हेलो, यस सर, हमें आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। जयसुखभाई दवे सर, जयसुखभाई दवे, आना आवाज धीमो करना। हेलो, यस सर। हाँ जी सर, जयसुखभाई दवे सूरत से बोल रहा हूँ मैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा दो सवाल है। एक, मैंने CESC लिया है जो एवरेज से 153 रुपया था, 153 में लिया है। ठीक है। और वो कब चलेगा, वही सवाल है। और एक दूसरा सवाल है जो मेरा, कि मुझे 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है, मैं कौन से शेयर में लूं? तो आप मुझे कोई अच्छी राय बता दीजिए ना सर। चलिए ठीक है सर। वैसे तो देखिए, ईटी नाउ स्वदेश पे दिन भर आपको एक्सपर्ट जो है वो एक एक स्टॉक बताते हैं जहां पे आपको खरीदारी करनी रहती है। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बताते जाते हैं, आप उनमें से कोई भी स्टॉक चुन सकते हैं जो आपको सबसे पसंद आए। कोशिश करेंगे इस शो में भी आपको यहाँ पे विनोद जी द्वारा कोई ना कोई स्टॉक दिलाने का। लेकिन विनोद जी, सबसे पहले CSC पे आप इनका सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या करना चाहिए? 153 पे इन्होंने लिया है। और दूसरा कोई स्टॉक भी बता दीजिए सर जहाँ पे अपना 1 लाख रुपए लगा सके। CSC आई थिंक अच्छी कंपनी है, राइट। अगर बट इसको मैं कंपनी को देखूं कंपेयर टू अदर पावर कंपनीज, एनर्जी कंपनीज, तो वैल्यूएशन इसको कम मिलता है, राइट। तो हमेशा ये इसमें लगा था कि कंपनी की वैल्यूएशन री रेटिंग कब होगी। री रेटिंग की पॉसिबिलिटी मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। अगर ये होल्ड कर सकते हैं 1.5-2 साल 3 साल, मुझे लगता है अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, क्योंकि इसमें जो अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्टोरी चल रहा है, आई थिंक वो ओवर द ईयर वो प्ले आउट होगा। नो डाउट कंपनी का 3.5 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट कैपेसिटी एडिशन है, जो FY 4 से 5 सालों में आने की उम्मीद की जा रही है। इनिशियली फेज 1 में 1.2 गीगावाट की कैपेसिटी आएगी 2 सालों में, मतलब वो आती है तो एक बहुत बड़ा री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है। बट यस, हैविंग सेड ऑल दिस, जो भी स्टोरी कंपनी को आनी है वो रिन्यूएबल साइड से आनी है। आई थिंक वैल्यूएशन वाइज मुझे अभी भी लगता है ये वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि सर जो है ऑलरेडी थोड़ा प्रॉफिट बना चुके हैं। मेरा इनका सलाह रहेगा थोड़ा होल्ड करके रखें, इसमें खोने को अभी भी कुछ नहीं है, और जैसे जैसे स्टोरी इवॉल्व होगी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जहाँ तक दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स को भी ये कंडीशंस में थोड़ा NBFC स्टॉक्स या डिफेंस में जहाँ क्लियर कट स्टोरी समझ में आ रही है नेक्स्ट 2 से 3 सालों के लिए, वहां पे फोकस करें। डिफेंस में आई थिंक जो अच्छे अच्छे नाम है, HAL हो गया, BEL हो गया, वहां पे अच्छे फोकस करें। NBFC में अच्छी अच्छी कंपनी है, आप वहां पे फोकस कर सकते हैं। कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, ये सब जो बजाज फिनसर्व, आई थिंक यू कैन लुक एट ऑल दिस कंपनीज। तो आपको तमाम राय मिल चुकी है किन कंपनियों में आप अपना 1 लाख रुपए लगा सकते हैं, वो भी आपको विकल्प के तौर पे विनोद जी ने बता दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। हमारे साथ तेजस इस वक्त जुड़े हुए हैं, तेजस पटेल। तेजस जी कहां से बात कर रहे हैं?
गुजरात से। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सवाल तो 3 है सर। ठीक है। NHPC 183 में लिया हुआ है, 183 शेयर है, एक प्राइस 112। ठीक है, ठीक है। और कोई स्टॉक है आपका? और बजाज हाउसिंग IPO में लगा है, तो उसमें आधा प्रॉफिट बुक किया था, 114 शेयर पड़ा है। ठीक है, और यूनिमेक्स एरोस्पेस का ठीक है। 5 शेयर पड़ा है, ठीक है। IPO में लगा था। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम आपको NHPC और बजाज हाउसिंग पे राय दे सकते हैं, बाकी आपका जो शेयर है वो हमारे कवरेज में नहीं है। बजाज हाउसिंग और NHPC पे जरा विनोद राय दीजिए। बजाज हाउसिंग इन्होंने IPO के भाव पे लिया था और उस पर प्रॉफिट भी बुक किया था, लेकिन उसके बाद अभी बने हुए हैं। और इसके साथ ही इन्होंने साफ तौर पर NHPC पे भी राय जाननी चाहिए। 112 की इनकी खरीदारी है, दोनों पर राय दीजिए। 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आई थिंक मुझे लगता है होल्ड करके रखनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, आई थिंक जो बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस जो इनका ग्रोथ दर है 25 से 30%, मुझे लगता है वो सस्टेन करेगा, राइट। और उसके हिसाब से जो इनको वैल्यूएशन मिलता है वो वैल्यूएशन प्रीमियम कंटिन्यू टू वो मिलता रहेगा, राइट। तो मुझे लगता है ये क्लियर कट है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा एनएचपीसी में हमारा व्यू न्यूट्रल टू नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो इटसेल्फ जो हाइड्रो पावर का जो ओवरऑल कैपेसिटी एडिशन वो इंडिया का जो है आई थिंक वो बिलो इंडस्ट्री आई थिंक सिंगल डिजिट है, तो ग्रोथ आउटलुक के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसमें नहीं दिखती है। आपको स्टॉक लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा बहुत तीनों चला है, वो क्लियर वो बिकॉज ऑफ द फैक्ट किसी ने एक एसेट कमीशन किया तो उसकी वजह से चला। बट हैविंग सेड दैट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारा मानना है कि NHPC से अगर आप कुछ दूसरे एनर्जी स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज जो आपके पास वो जो ये जो दूसरा हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी उस पर आप बने रहें। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई NHPC पे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चुका है मुनाफे का ऑप्शन बताने का। माफ कीजिएगा, ऑप्शंस के चैंपियन है, और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी बताइए कौन सा स्टॉक चुन के लाए आप? हाय, गुड मॉर्निंग टू यू वरुण जी। देखिए, खरीदारी पर फोकस है, जिस हिसाब से NBFC स्पेस में थोड़ा मोमेंटम आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है वो थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 2080 से 2100 तक की जोन में। इसलिए यहाँ पे 2060 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी 37-38 के रेंज में। स्टॉप लॉस 30 का रखना होगा, पहला टारगेट 45, दूसरा टारगेट 54 का होगा। इसके लॉट साइज को ध्यान में रखते हुए इसका जो रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट है वो 4000 का है, एंड अप्रोक्स रिवॉर्ड यहाँ पे 8500 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व में थोड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बजाज फिनसर्व यहाँ पे 2060 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 37-38 के आसपास चल रहा है। 45 से 54 के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा और 30 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। जो अधिकतम मुनाफा है 8500 रुपए का है, अधिकतम नुकसान जो है वो करीब करीब 4000 रुपए के आसपास का हो सकता है। लेकिन क्योंकि ऑप्शंस का कॉल है तो हमारा डिस्क्लोजर सुन लीजिएगा। एक तो स्टॉप लॉस आपको काफी स्ट्रिक्ट रखना है, और दूसरा सेबी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं और सतम 50,000 रुपए का भी नुकसान होता है। तो सोच समझ के करिएगा ट्रेडिंग। लेकिन चलिए इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। ललित गहलोत हमारे साथ इस वक्त हैं। ललित गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं वसई से बोल रहा हूँ। जी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास 100 शेयर है HAL के। ठीक है। और मेरा एवरेज परचेज है 1500 का, 1500। क्या बात है, क्या बात है ललित जी। पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए, आपकी एवरेज प्राइस इतनी नहीं, ये ठीक करिए। HAL की बात आपने की ना?
हाँ HL ठीक है, ठीक है। तो पहले आपको बताइए, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तरों पे आपने खरीदारी की हुई है, 1500 के भाव पे आपने खरीदा हुआ है, फिलहाल 5000 के स्तर पे चल रहा है। हमें बताइए कितना समय और देना चाहते हैं? 3 to 4 ईयर्स और मैं होल्ड कर सकता हूँ। चलिए, तो अच्छे खासे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 1500 के भाव से इन्होंने खरीदारी की है। और अभी थोड़ी देर पहले भी एक हमारे दर्शक जुड़े थे जो अपने 1 लाख रुपए कहीं लगाना चाह रहे थे किसी क्वालिटी स्टॉक में। उस दौरान भी विनोद जी ने HAL को अपनी चॉइस में रखा था। विनोद जी वैसे तो HAL पे राय दी, लेकिन क्या कहेंगे, 1500 के स्तर से लगातार पेशेंस के साथ बने हुए हैं और अभी भी 3-4 साल और देना चाहते हैं, क्या राय होगी HAL पे? ये प्रशांत जी, इसी वही मैं बोलूँगा, अगर आप निवेशक हैं, निवेश करते हैं, तो आपको स्टॉक्स को टाइम देना पड़ेगा और आपका जो पेशेंस है हमेशा आपको रिवॉर्ड करता है, जो ललित जी को वो क्लियरली वो दिख रहा है। HAL में डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव है ललित जी, क्योंकि अभी देखें तो इनका जो ऑर्डर बुक है 1.8 लाख करोड़ का है और जो इसके सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी है अभी भी 1 से 1.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी खड़ी है। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 सालों में कम से कम 1 लाख करोड़ का ऑर्डर ये और ऐड करेंगे। जो इनका इंजन का इश्यू था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी इनके जो डिलीवरी होंगे तेजस ये सब के वो चालू हो जाएंगे, तो नंबर में आई थिंक मुझे लगता है वो रिफ्लेक्ट करना चालू करेगा आने वाले क्वार्टर्स में। दो कंपनी का जो गाइडेंस रहा है FY26 का थोड़ा सा मुझे लगता है ठंडा रहा है, 10-12% का शायद गाइडेंस दिए, मुझे लगता है वो डेफिनेटली बीट करेंगे। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, कोई डर की बात नहीं है। वैसे भी इनको तो डर की बात बिल्कुल नहीं है, 1500 की खरीद है ऑलरेडी, भारी भरकम प्रॉफिट जो है वो इनको हुआ है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे YouTube एक व्यूअर ने हमें सवाल भेजा है, इनका नाम श्रीकांत है और इनका शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 74 क्वांटिटी 778 पे लिया है, ऑलमोस्ट दुगना तो हो ही चुका है ये स्टॉक। अब क्या करना चाहिए विनोद जी? रिलायंस काफ़ी कम लोग है वैसे, हालांकि जो पुराने इन्वेस्टर हैं नो डाउट उनके पास तो ये स्टॉक 10-10 गुना हो चुका होगा, लेकिन इनका स्टॉक डबल हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या करना चाहिए? आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज का पोर्टफोलियो स्टॉक है, चाहे व्यू आपका नियर टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी हो, मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में रखें ये। और रिलायंस ये कंपनी में जिस हिसाब से जो कैपेक्स वाली हाई कैपेक्स वाला जो दिन थे मुझे लगते हैं वो चले गए हैं। अभी यहाँ से इनका कैश फ्लो जनरेशन काफी बेहतर होगा, राइट। और जो भी स्टोरी जो आ रही है कि जो मोनेटाइज करेंगे ये जो इनके अदर बिजनेसेस है, चाहे रिटेल बिजनेस हो या फिर टेलीकॉम बिजनेस हो, वो वैल्यू अनलॉकिंग करेगा आने वाले सालों में। तो वैल्यू आई थिंक वैल्यू वाइज मुझे लगता है अभी बहुत हद तक अभी आना बाकी है, आप इसको होल्ड करके रखें। तो होल्ड करके रखने की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई। अभिषेक हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन यस बैंक पे था। मेरे पास 400 शेयर्स हैं, 38 रुपीज की एवरेज है, वो काफी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ उसको एवरेज करके। तो मेरा है कि बीच में खबरें आती रहती हैं, तो क्या इसको लॉन्ग टर्म में मैं रख सकता हूँ? मेरे 1-2 साल 5 साल में, मतलब ड्यूरेशन की मेरी कुछ चिंता नहीं है, फ्यूचर अगर सही हो तो मैं इसको होल्ड करूँ। ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है विनोद। 30 रुपए के भाव पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि अगर उछाल भी नज़र आता है यस बैंक में तो इन स्तरों तक तो नहीं पहुंच रहा है। हालांकि ये पेशेंस के साथ अभी बने रहने की बात कह रहे हैं यस बैंक में, अगर आगे बेहतर रुझान नज़र आ रहा है तो इनको ज़रा 2 राय दीजिए। एक तो क्या इसमें बने रहना है तो किस उछाल तक बने रहना है, और उस उछाल के बाद एग्जिट करना है तो फिर कहाँ पैसे लगाने चाहिए? डेफिनेटली ये स्टॉक में हमारा भी व्यू काफी सालों से, अगर 2-3 साल से 4 सालों से देखें तो आई थिंक निगेटिव ही रहा है, हम कहीं पॉजिटिव में, अभी भी हमारा व्यू सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल रहेगा। लेकिन इसमें बहुत चीज ऐसी चीज है, अगर ये जो इवॉल्व होता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी ऑफ लेट हमने सोचा बहुत सारे चेंजेस हुई है, मैनेजमेंट लेवल पे न्यू ट्रांजेक्शन हुए हैं, SBI ने स्टेक बेचा है, राइट। ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर ये कंपनी अच्छा रिस्ट्रक्चर कर पाती है, अपने फाइनेंस को मार्जिन इंप्रूव कर पाती है, तो डेफिनेटली रीरेट हो सकता है। बट अगेन एसेट क्वालिटी में अभी भी हमारा कंसर्न है, और जो खासकर जो ये लेवल पे इनको जो वैल्यूएशन मिल रहा है ऑलरेडी 1.3-1.4 का वैल्यूएशन मिल रहा है, आई थिंक मुझे लगता है उस वो कंपैरिजन का वैल्यूएशन में आपको अच्छे स्टॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं तो एक्सिस बैंक का वैल्यूएशन बहुत हद तक कंपेरेबल है, और जो आउटलुक वाइज मुझे लगता है एक्सिस बैंक का आउटलुक यस बैंक का आउटलुक से काफी बेहतर है एज ऑफ नाउ कंसीडरिंग फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू।
तो आप समझ गए मेरा व्यू इसमें न्यूट्रल रहेगा। अगर आप इसमें से शिफ्ट होना चाहते हो, अगर व्यू लेना चाहते हैं तो आपको वेटेड वॉच वाली चीज़ है वो होगी कि ये जो नया जो लीडरशिप चेंज हो रहा है वो इवॉल्व कैसा होता है, तो ये वेटेड वॉच वाली थिंग है। बट अगर आपको उतना भी रिस्क नहीं लेना है, मुझे लगता है बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको एक्सिस बैंक का नाम बताया, कोटक बैंक फॉर द मैटर आल्सो इट्स अ वेरी गुड बैंक, राइट? तो ये सब अब ये हमारा ब्रॉड व्यू रहेगा इनमें। तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। विनोद जी, जाने से पहले आप जरा अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। जी प्रधान जी, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरे खुद के निजी पोर्टफोलियो में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को हमने सजेस्ट किए रहेंगे, एडवाइस दिए रहेंगे, हम उनके पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे विनोद जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इसके साथ ही बाजार पर भी राय दी और तमाम दर्शकों के सवालों का धैर्य के साथ जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, यहाँ पर अब हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे वरुण, तो ढेर सारे और सवाल हैं, कुछ अहम खबरें भी रहेंगी और इन सब के बीच में मार्केट पर भी निगाह बनी रहनी चाहिए। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण लगातार बने हुए हैं। वरुण, मार्केट कोई क्लू नहीं दे रहा है, मतलब मार्केट से हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिकवरी आए, लेकिन मार्केट अब ऊपरी स्तरों से लगातार नीचे फिसलता हुआ। आप देखिए बैंक निफ्टी की गिरावट तो और ज्यादा गहराती हुई। डेफिनेटली, और शायद प्रशांत आज शायद वो वीकली एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट शायद आपको देखने मिल रहा है। हो सकता है जो भी आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिली थी इसके पहले, जो हम 25,200 तक भी कल गए थे, शायद वो आपको कल देखने मिलेगा। और थोड़ा थोड़ा CPI नंबर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आगे की चाल कैसे रहने वाली है। तो उसके पहले वीकली एक्सपायरी और थोड़े बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं, उसके चलते आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। हालांकि मैं इसे कोई बहुत भारी भरकम बिकवाली नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली लगातार चलने के बाद यहाँ होनी थी और शायद वही होते हुए मार्केट में दिख रही है। और डेफिनेटली यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप्स को अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी, साथ ही साथ बैंक निफ्टी जिसका आपने जिक्र किया। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो आज एक चीज़ से था प्रशांत मुझे, कि ऑटो स्टॉक्स नहीं चले। वो जो रेयर अर्थ मेटल की कल US और चीन के बीच में जो समझौता हुआ है, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ऑटो स्टॉक्स आज काफ़ी चलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक बहुत बड़ी चीज़ देखने मिल रही है, पॉजिटिव चीज़ों पे स्टॉक्स उतना रिएक्ट नहीं कर रहे। लेकिन तो शायद जब ऐसे दो अनसर्टेन लीडर्स, जिन्हें मतलब उनमें से तो एक तो अनप्रेडिक्टेबल ही है, राइट, सही बात है। ठीक है, तो क्या होता है, मार्केट भी मैच्योरिटी दिखाता है। शायद कुछ चीजों को पहले से फैक्टर इन कर ले और कुछ चीजों पे तुरंत रिएक्ट करने से बचे, कम से कम सेक्टर्स हो सकता है उसी तरह का ट्रेंड शायद मार्केट में देखने मिल रहा है। लेकिन हाँ, मैं इसके लिए कह रहा था प्रशांत, और क्योंकि आप देखिए पेटीएम में भी पॉजिटिव न्यूज़ पे तो स्टॉक रिएक्ट किया नहीं, नेगेटिव न्यूज़ पे 8-10% स्टॉक में गिरावट देखने मिली। ऑटोज में भी नेगेटिव न्यूज़ पे हमने देखा था कि ऑटो स्टॉक की पिटाई अच्छी खासी हो रही थी, अब पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, उसके बाद भी स्टॉक में कोई बड़ा उछाल देखने नहीं मिल रहा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं शायद खबरों का भी अभाव है और उसी का इम्पैक्ट आपको मार्केट पे देखने मिल रहा है। बड़े ट्रिगर के लिए मार्केट यहाँ पे इंतजार कर रहा है। लेट्स सी कब तक ये इंतजार पूरा होता है। लेकिन शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। एंजल वन से राजेश भोसले जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर, सबसे पहले तो मार्केट पे अपनी राय बताइएगा कि मार्केट का ट्रेंड तो नो डाउट हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि तेजी में था, आज ये केवल मुनाफा वसूली है या फिर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है? क्या होना चाहिए मार्केट पे, पूरी राय, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स बताइएगा। जी नमस्कार वरुण जी, प्रशांत जी। देखिए, लास्ट 2 सेशन से है मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड रहा है और 25,200 25,250 के आसपास हमने रेजिस्टेंस देखा है। अभी यहाँ पे आज वीकली एक्सपायरी है एंड इस की लेवल्स पे कहीं ना कहीं एक हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो आज के सत्र में थोड़ी सी माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग है, बट हमने पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एक रेंज ब्रेकआउट देखा था मार्केट में। तो कोई ना कोई फर्दर डिप आती है 24,900 से 950 के आसपास, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओवरऑल अंडरटोन बायस पॉजिटिव है, बट ये जस्ट एक वीकली एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो रही है, बट बाय ऑन डिप की रणनीति कायम रखनी चाहिए। तो ये है राय आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर फिलहाल मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं उनको अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और हमारे साथ कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं
मैंने 2021 में HAL के शेयर लिए थे, क्योंकि मुझे डिफेंस इंडिया की डिफेंस स्टोरी पे बहुत बिलीफ है। ठीक है। तो जो एवरेज जो आफ्टर स्प्लिट्स वगैरह अभी जो मेरे पास 350 शेयर हैं, हाँ, और एवरेज बाइंग है 425 रुपए की। क्या बात है। और मेरी उम्र अभी 49 है, और मैं लॉन्ग टर्म में, मतलब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए रिटायरमेंट स्टॉक होगा, क्योंकि मुझे बहुत तो भरोसा है। तो कुणाल जी सबसे पहले तो आपको भर भर के बधाइयाँ, क्योंकि आपने एक ऐसे स्टॉक को ऐसे वक्त पे पहचाना जब शायद डिफेंस को लेकर इतना पेशेंस तो कोई नहीं दिखाएगा। डेफिनेटली। और प्रशांत, ये स्टॉक मेरे पास इन लेवल पे होता तो मैं आज ही रिटायरमेंट इनको ये तो पूछते कि रिटायरमेंट स्टॉक होगा। मैं यही सोच रहा था कि कुणाल जी फिर आप हमसे क्या जानना चाहते। ठीक है, तो चलिए, लेकिन अच्छी बात है। और एक कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार वाली, हाँ, वो एक स्टॉक इन्होंने खरीदारी की, किन लेवल्स पे खरीदारी की, क्वालिटी स्टॉक एक तो लिया, दूसरा भारत की डिफेंस की ग्रोथ स्टोरी को बहुत पहले भांप लिया, और इसके साथ ही अब तो खैर दुनिया एक ऐसे दौर में चली गई है कि डिफेंस स्टॉक, और खासतौर पे भारत जिस तरह से डिफेंस का दम दिखा रहा है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत, सबसे बड़ी बात है कि होल्ड किया, क्योंकि अगर यही 450 का 500, 600, 900 हो जाता है तो लालच आने लगता है कि अब बेच दो यार, पैसा दुगना हो गया है। लेकिन देखिए 10 गुना किया है इन्होंने पैसा इसमें। तो चलिए फिर राजेश जी बताइए, 11 साल और होल्ड रखें HAL को, रिटायरमेंट के लिए लिया है इन्होंने, और 425 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की थी और अब तक बने हुए हैं। जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्होंने ऐसे काउंटर पे बाय लिया है। मतलब लास्ट 1-2 साल में काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला है, बट उसके पहले बहुत ही स्टैग्नेंट था डिफेंसिव स्पेस। अभी ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है, एंड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years एक्सपेक्ट करें ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। HAL में जो नियर टर्म नेक्स्ट 1 या 1.5 साल से अगर आप टारगेट देखेंगे तो पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है 6500 to 6800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे चार्ट में एक वापस एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, सॉसर फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। 6500 एंड 6800 के एक से 1.5 साल का टारगेट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये राय आती हुई HAL के स्टॉक पे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं। इनका नाम शशिकांत है। शशिकांत जी, गुड मॉर्निंग। पूछिए सर। एक तो सबसे पहले बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं रांची से बोल रहा हूँ और मेरे पास में BSE है। BSE का मैंने IPO लिया था और उसमें मेरे को एक लॉट अलॉट हुआ था 18 शेयर। अभी मेरे पास में ये 162 शेयर है। ओके, 162 शेयर आपके पास है, ठीक है। और गार्डन रिच शिपयार्ड का 940 पे 50 शेयर। ये दोनों में क्या करूं मैं अभी? बहुत सर, एक तो बढ़िया है कि आपने एक तो BSE IPO पे लिया था, अब तक तो आपके कितने गुना पैसे बन चुके होंगे, और आपने होल्ड किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और गार्डन रीच भी आपने काफ़ी बेहतरीन लेवल पे लिया था और यहाँ पे भी होल्ड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अच्छे स्टॉक्स लो और उनको होल्ड करके रखो तो वेल्थ क्रिएशन होती है। लेकिन चलिए इन पे सवाल पूछ लेते हैं। सर बताइए करना क्या है भोसले साहब इन दोनों स्टॉक पे, गार्डन रीच और BSE? इनफैक्ट BSE तो और इंटरेस्टिंग मुझे इसके लिए लग रहा है क्योंकि ये ASM में आ चुका है। तो राजेश जी, इसमें ASM में आने का इतना बड़ा इंपैक्ट होता है कि 2 दिन में स्टॉक करीब 8-10% गिर चुका है? जी, वापस अगर आप देखेंगे तो एक क्लासिकल एग्जांपल है जहाँ पे क्वालिटी स्टॉक्स को लेके रखना चाहिए। पास्ट में भी देखा है कि BSE में कुछ ना कुछ हेडविंड्स आए थे, मेजर सेल ऑफ देखने को मिला है, बट वापस खड़ा होके वापस प्रीवियस हाई क्रॉस किया है। तो अभी भी शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन है। पॉसिबली स्टॉक जो है नियर टर्म में 2600 या 2550 के लेवल्स रीटेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से भी काफ़ी थोड़ा सा मूव अवे हुआ था, बट अगर इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट्स देखते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। वीकली मंथली चार्ट पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है 3400 3450 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सा वीकनेस है, बट बायस पॉजिटिव है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर होल्ड रख सकते हैं तो इमीडिएट टर्म में 1 साल के हिसाब से 3400 3450 एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 सेशन से डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग है, बट इसका जब मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ तो एक प्रीवियस हाई क्रॉस करने के बाद वीकली चार्ट में एक राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इसके भी टारगेट्स काफ़ी अच्छे बन के आ रहे हैं, पॉसिबली 3750 टू 4000 के जो इसके टारगेट्स है रेसिप्रोकल टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बायस पॉजिटिव रखिए मेरे हिसाब से। इनफैक्ट कोई डिप आता है 2800 के आसपास तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई गार्डन रीच पे। प्रवीण संपत का सवाल लेते हैं और इनका सवाल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पे है, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रवीण, किस भाव पे आपने लिया हुआ है स्टॉक? प्रवीण, किस भाव पे आपने खरीदारी की है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में? 50 रुपीज। ठीक है, कितना समय देना चाहते हैं आप? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिससे उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे राजेश जी राय जानना चाहते हैं। 50 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है और इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक, बताइए क्या राय बन रही है? देखिए फिलहाल तो पॉजिटिव मोमेंटम में है स्टॉक। लास्ट कुछ हफ्तों से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रहा है और ओवरऑल मोमेंटम भी पॉजिटिव है। अभी एक्चुअली ये जो स्टॉक है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। जो एंटायर फॉल दिखा था हमने 60 के लेवल से, तो उस लेवल के गोल्डन रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करता है 50 के ऊपर तो पॉसिबली वापस 58 टू 60 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है, तो एक्सपेक्ट करें कि पॉसिबली ये जो 50 का स्तर है वो क्रॉस हो जाएगा एंड 58-60 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 44 के आसपास एक हायर बॉटम बना है, तो उसे एक स्टॉप लॉस रखे। अगर वो ब्रीच करता है तो करंट पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो फिजल आउट हो जाएगा। तो 44 का स्टॉप लॉस एंड जैसे 50 के ऊपर सस्टेन करता है तो 58 और 60 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर को साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे अगले कॉलर का नाम है मदन। मदन जी गुड मॉर्निंग। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ सर। हरिद्वार से बोल रहे हैं, चलिए ठीक है सर, वेरी गुड। सर सवाल पूछिए अपना। सर मैंने अशोक लेन लिया हुआ है 250 शेयर। ओके। 243 के भाव में 243 के। ठीक है। तो इसलिए लिया था। अभी इसमें ना सर वो मिलना है, बोनस शेयर मिलने हैं। हाँ, तो उसकी डेट अभी तक आई नहीं है, तो इसलिए मैंने लिया था ये 250 शेयर। मैंने कहा चलो डबल हो जाएंगे। और इसका सर कुछ टारगेट है सर कुछ ऊपर जाने का? चलिए ठीक है सर। वैसे तो सर बोनस शेयर आने वाला है तो उसके आसपास अक्सर हमने देखा है ऐसा, इस टाइप के इवेंट होते हैं तब स्टॉक में मूवमेंट होता है अपवर्ड, लेकिन अब तक डेट ही नहीं आई है तो क्या करें? राजेश जी क्या करना चाहिए? अशोक लेलैंड इन्होंने वो बोनस को प्ले करने के लिए लिया था, अब तक डेट नहीं आई है, इनको थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, कहाँ तक रुके और किन लेवल का इंतजार करें? देखिए फिलहाल स्टॉक जो है कंसोलिडेशन मोड में है। फिलहाल कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बट पास्ट में हमने देखा है कि एक रेंज ब्रेकआउट आया है लगभग 230 के रेंज में। तो 230 के नीचे का अगर शॉर्ट टर्म प्ले करे तो 230 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। अगर हायर टाइम फ्रेम से होल्ड रखा है तो 220 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 242 245 लास्ट कुछ हफ्तों से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसे 242 245 ऐसे क्रॉस करता है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है पॉसिबली टुवर्ड्स 260। अभी फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है बट अंडरटोन पॉजिटिव है। तो जो स्टॉप लॉस मेंशन किए है शॉर्ट टर्म के हिसाब से 230 और हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से 220, तो इनको नज़र में रख के होल्ड रखा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो कंसोलिडेशन रेंज में है लेकिन लेवल्स जो है वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं, उन लेवल्स पे आप रखिएगा नज़र और हो सके तो जब तक डेट आती है इंतज़ार करेंगे तो बेटर होगा। लेकिन चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। बदल रहा है भारत, आगे बढ़ रहा है भारत, उठाएं इस सुनहरे मौके का फायदा, करें निवेश PT नाउ स्वदेश के साथ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जाने निवेश से जुड़ी बारीकियां,
एक्सपीरियंस्ड एंकर्स, डेडिकेटेड रिसर्चर और दिग्गज एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको कब और कहां करना है निवेश। देखिए मार्केट आवर्स हर रोज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो बदलो देश के साथ। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। बीते 11 साल में एफडीआई इनफ्लो में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। 2014 से लेकर 2025 तक पिछले 11 वित्त वर्षों में भारत ने $748.78 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया है, जो 2003 से लेकर 2014 तक के 11 वर्षों की तुलना में 143% बढ़ोतरी दर्शाता है। बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। वित्त वर्ष 2013-14 में एफडीआई के स्रोत देशों की संख्या 89 थी, जो 2024-25 में 112 हो गई। ये रुझान एक पसंदीदा वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं। ये सब सक्रिय नीति ढांचे, विकसित व्यापारी इकोसिस्टम और भारत के आर्थिक लचीलेपन में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय विश्वास के कारण सक्षम हुआ है। कल जॉब इंटरव्यू है, जरा संभाल के। भरोसा रखो सर, ऐसा हेयर कट करूंगा नौकरी पक्की। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इमारतें तो कई बनाते हैं, सुना है यहाँ जिंदगी बसती है। धूप सेंकने का पसंदीदा कोना मिलता है, मुस्कानों को गूंजने की जगह मिलती है। कल्पना के परे एक ढांचा मिलता है। सुना है यहाँ जिंदगी बसती है। इस कल्प वृक्ष के तले सब मिलता है। कल्पतरु, यहाँ जिंदगी बसती है सिंस 1969। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं यो स्टॉक। और चलिए अब एक और सवाल को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। यूट्यूब पर भी हमारे बहुत से दर्शक जो हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। इन्हीं में से एक दर्शक हैं, हालांकि उन्होंने नाम अपना नहीं बताया, लेकिन CDSL पे राय जानना चाहते हैं। CDSL इन्होंने लिया हुआ है 1809 के भाव पे राजेश जी। 50 शेयर हैं इनके पास और पूछ रहे हैं कि आगे क्या नजरिया बन रहा है। CDSL पर राय दीजिए। देखिए, जस्ट हमने BSE पे बात किया, सिमिलरली CDSL भी देखिए तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो थोड़ा सा नेगेटिव है एंड मे बी फर्दर यहाँ पे डिप देखने को मिल सकता है। पॉसिबली जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल बन के आ रहा है वो है अराउंड 1580 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जो अंडरटोन है वो नेगेटिव है, बट हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था सेकेंड जून को एंड पॉसिबली लोअर लेवल से काफ़ी एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 1580 का सपोर्ट होगा एंड ऊपर में 1760 का रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही 1760 क्रॉस करता है तो जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स 1825 एंड फिर उसके बाद 1950 के लिए। ठीक है, तो ये है राय मिलती हुई आपको इस वक्त CDSL पे और नजरिया पॉजिटिव यहां पर नजर आता हुआ। बढ़ते हैं आगे और हमारे एक दर्शक हैं कोलकाता से तमल दास और इन्होंने वोल्टास पे राय जाननी चाहिए। 210 शेयर इनके पास हैं, 1350 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। 3 महीने का नजरिया राजेश जी चाहते हैं 1350 के भाव से वोल्टास। देखिए, काफी शॉर्ट टर्म नजरिया है इनका, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक बेस बन रहा है 1250 के रेंज में। हम देख रहे हैं कि फेब से ही स्टॉक 2-3 बार अराउंड 1250 के जोन से बाउंस बैक कर रहा है। तो
फिलहाल के लिए 1240 का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड रखिए। इमीडिएट टर्म में 1340 जो इसका अप्रैल का स्विंग हाई है तो वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही वो क्रॉस करता है तो ओवरऑल इसमें पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, जिसके बाद 1450 1480 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज और सपोर्ट्स पर, तो फिलहाल के लिए 1240 का सपोर्ट रख के होल्ड रख सकते हैं। चलिए, तो ये राय आती हुई वोल्टास पे, यहाँ पे लेवल्स जो है वो आपको बता दिए गए हैं। लेकिन एक और स्टॉक है और इंटरेस्टिंग स्टॉक है आज, हालांकि इसमें ज़्यादा तेज़ी है नहीं लेकिन ऊपर गया था, और वो मॉइल का। आप देखिए, एक हमारे व्यूअर है एक बंजरन, ये सवाल पूछ रहे हैं मॉइल के ऊपर। इनफैक्ट प्रशांत, आज सुबह मॉइल पे एक रिपोर्ट भी आई थी और अच्छी खासी रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट एंटिक की थी और उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो अपना प्राइस टारगेट जो है इस काउंटर पे अच्छा खासा बढ़ा दिया था। उनका कहना है कि इस कंपनी के जो हाल फिलहाल में इन्होंने जो प्राइजेस के ऊपर अपडेट दिया है, इसके अलावा जो भी इन्होंने बाकी अपने प्रोडक्शन को लेकर अपडेट दिया है, वो इनको काफ़ी अच्छा लगा था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट जो है उसको बढ़ाया था, 385 से बढ़ा के इन्होंने 434 का प्राइस टारगेट दिया था। हाँ, और कमोडिटीज़ पे मेरे ख्याल से अब आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट जो आते हुए दिखाई देगी कि चाइना का जो सोल्यूशन हुआ है, हो सकता है कि कुछ बड़ा आपको आगे चल के देखने मिले। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इसके लिए मॉइल पे ये सवाल पूछे, 411 पे इन्होंने लिया है, 393 पे फिलहाल चल रहा है। तो राजेश जी, क्या करना चाहिए? देखिए वरुण जी, डेफिनेटली एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, बट अभी फिलहाल जो है स्टॉक एक रेजिस्टेंस पे है। 400 से 405 के रेंज में अगर आप देखें तो मल्टीपल हाइज है। लास्ट ईयर का जो सितंबर का हाई था वो भी अराउंड 405 के रेंज में है, एंड लास्ट 2-3 दिन से यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जो नेक्स्ट मोमेंटम होगा वो होगा 405 के ऊपर। 405 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसमें एक सॉसर फॉर्मेशन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फिर पॉसिबली वहाँ से पॉसिबली जो 435 के लक्ष्य है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड देन पॉसिबली जो एक बेरिश गैप रह गया था 450 के आसपास, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 405 के ऊपर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा 370 के आसपास, जहाँ पे एक ओपन लो मारुबुजो कैंडल भी है और एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, जैसे ही 405 क्रॉस करता है उसके बाद मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये है राय आपको, और लेवल्स भी बता दिए गए जहां से मोमेंटम आपको नजर आ सकता है। अगला सवाल भी YouTube से लेते हैं। YouTube पर बहुत सारे सवाल हमारे दर्शक का लगातार पूछ रहे हैं, और इन्हीं में से एक सवाल है हमारे दर्शक मोहम्मद जुनैद का। DCB बैंक पर राय जानना चाहते हैं, और इनका जो लेवल है राजेश जी वो है 1750 का। DCB बैंक 1750 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। शायद यहाँ पर थोड़ा सा लेवल्स शायद अलग हैं यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। 137 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है, वो उन्होंने गलत लिख दिया है। 2 महीने का नज़रिया जानना चाहते हैं। बताइए, DCB बैंक 137 137 की बाइंग से आपको कैसा लग रहा है? देखिए प्रशांत जी, लास्ट वीक से हम देख रहे हैं जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस है तो उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और DCB बैंक को भी अगर आप देखें तो ग्रेजुअली हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंग ये है कि कोई भी अगर डिप आ रहा है तो डिप में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। तो जो अभी फिलहाल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो वो अराउंड 140 के आसपास है, तो 138 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। ये जो लेवल है प्रीवियस लो के साथ भी कॉइंसाइड करता है, तो 138 का स्टॉप लॉस होगा। एंड वीकली चार्ट में देख रही कि ऑलरेडी एक बॉटम आउट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से पोटेंशियली 160 या 162 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए होल्डर के स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम है। चलिए, तो पॉजिटिव मोमेंटम है, और ये राय आती हुई फिर DCB बैंक पर। इनफैक्ट अच्छा, ये आज मिड कैप बैंक है, अच्छी खासी तेज़ी 1-1.25% के आसपास की देखने मिल रही है। लेकिन एक और स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है, और वो है मैक्स हेल्थ केयर का। आप देखिए, करीब 2-3% के आसपास के अच्छे खासे गेंस जो है वो यहाँ मैक्स हेल्थ केयर में देखने मिल रहे हैं। तो मैक्स हेल्थ केयर की बेटर हेल्थ का क्या कारण है, ये जानने के लिए चलते हैं मानसी के पास। मानसी, क्यों है इसकी सेहत दुरुस्त?
देखिए, एक तो फार्मा स्पेस को तो आप भी काफी बारीकी से ट्रैक करते हैं और ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स और कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है इनके बिजनेस और ग्रोथ प्लान्स को लेकर। शेयर में आज हम करीब 2% की तेजी देख रहे हैं, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में करीब 6% का इजाफा स्टॉक में देखा जा चुका है। जेफरीज की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय इनकी थी, ये राय इन्होंने बरकरार तो रखी है। टारगेट जो है 1400 के मानकर चल रहा है, 1216 के लेवल्स पर फिलहाल मैक्स हेल्थ केयर ट्रेड हो रहा है और यहां से 1400 तक जाने का दमखम रखता है, ये कहना है जेफरीज की इस रिपोर्ट का। अब तेजी के कारण की अगर बात करें, एक तो ग्रोथ को लेकर कंपनी का पॉजिटिव नजरिया है, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स लगातार कर रही है कंपनी और आगे भी फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स करके चलने वाली है। कंपनी ने अपनी बेड कैपेसिटी में 75% का इजाफा किया है। 3 से 4 सालों में 5100 से बेड कैपेसिटी 9000 तक पहुंचती हुई देखने को मिली है और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के जरिए ये एक्सपेंशन या ग्रोथ जो है ये करती हुई कंपनी इनकी कैपेसिटीज बढ़ाई है। और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन होता है जिसके चलते काफी तेज रफ्तार से बिजनेस प्लान्स जो वो डेवलप होते हुए दिखते हैं और इसी के जरिए कैपेसिटी में बढ़त की गई है। मैनेजमेंट आगे भी ग्रोथ को लेकर काफी हद तक कॉन्फिडेंट है और इसके अलावा अगर कंपनी के सर्विसेज की, मैक्स हेल्थ केयर के सर्विसेज की बात करें, काफी डाइवर्सिफाइड सर्विसेज इनके पास, प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, तो ये सारे के सारे फैसिलिटीज एज सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है और सरकार भी हेल्थ केयर क्षेत्र के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी सजग है। हेल्थ केयर क्षेत्र के लिए सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी पिछले दिनों हमने देखी है। हेल्थ इंश्योरेंस का बढ़ता हुआ कवरेज भी एक इम्पैक्ट है, फैक्टर है जो कि इस वक्त हेल्थ केयर सेक्टर को काफी हद तक तेजी प्रदान कर रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग हेल्थ को लेकर अब लोग भी तो काफी अवेयर हो चुके हैं। तो क्लियरली हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल स्पेस, ये सारे स्पेसेस फोकस रेडार पर है। मैक्स हेल्थ केयर जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट के तर्ज पर। तो जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट है। हाँ, आपने सही कहा, अपनी हेल्थ को लेके लोग आजकल काफी कॉन्शियस हो चुके हैं। लोग छुट्टी ले लेते हैं हेल्थ सुधारने के लिए। पता है किसने ले ली छुट्टी? ये कह रहे थे कि प्रशांत, कल बहुत सारे दर्शक जो है वो टिप्पणी कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि अरे वो प्रशांत जी की बुलंद आवाज आज सुनने को नहीं मिल रही है। मैंने कहा बुलंद आवाज को मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। तो हेल्थ का ध्यान रख रहे थे प्रशांत। हाँ, तो जाहिर सी बात है, हेल्थ का ध्यान सबके सब रख रहे हैं और इसके लिए शायद पूरा का पूरा हेल्थ केयर स्पेस जो है वो तेजी में है। बहरहाल शुक्रिया मानसी, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मैक्स हेल्थ केयर के बारे में। चलिए इस शो को रैप अप करेंगे और राजेश जी सबसे पहले कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? जी वरुण जी, कई सारे स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया है। मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और शो में हिस्सा बनने के लिए। चलिए शो को तो रैप अप करेंगे, लेकिन हाँ अब अगला शो है कमोडिटी, राइट? और आज विश्वमोहन नहीं है तो आज मानसी कमोडिटी में साथ देने वाली है। तो मानसी खास क्या है कमोडिटी में, बताइए। देखिए, एक तो आज ग्लोबल फ्रंट पर कच्चे तेल की चाल में जो उबाल था, आज सुबह सुबह सबसे बड़ा चर्चा का विषय था, लेकिन वो उबाल जो है थमता हुआ नजर आया। इसके पीछे के कारण क्या है? सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड सिल्वर में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इस पर भी और एग्री कमोडिटी पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। एग्री नॉन एग्री एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए तो पूरा का पूरा कमोडिटी का बुके जो है वो अगले आधे घंटे में आपके सामने हम लेके आएंगे। तो आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ, मानसी के साथ जुड़िएगा कमोडिटी में। मुझे और प्रशांत को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।